हेलो गर्ल्स एंड बॉयज़, आप सभी को LLTC पंडवा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग लास्ट क्लास में देखें वीडियो कि कैसे चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में हम बताएं आप लोगों को, आज हम लोग उसी में आगे स्टडी करेंगे और वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के बारे में। दैट मीन्स स्वामित्व के आधार पर, यानी स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, व्यक्तिगत संसाधन यानी इंडिविजुअल रिसोर्सेज। आप जान रहे होंगे ये व्यक्तिगत यानी पर्सनल यानी सिंगल यानी निजी यानी प्राइवेट। हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति का किसी संसाधन पर निजी अधिकार हो, उसका अपना स्वामित्व हो, उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे बाइक, जमीन, घर इत्यादि। सेकंड बोलेंगे हम सामुदायिक संसाधन यानी कम्युनिटी रिसोर्सेज। इसमें आप ये जानिए कि कम्युनिटी रिसोर्सेज है क्या। तो कम्युनिटी रिसोर्सेज यानी इस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार न होकर, स्वामित्व न होकर, बल्कि पूरे समुदाय का इस पर अधिकार हो, स्वामित्व हो, उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। सामुदायिक संसाधन में जैसे इसका हम अगर डिफिनेशन बोले तो हम ये कह सकते हैं कि वैसा संसाधन जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार हो उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे पार्क, तालाब, खेल का मैदान, इस पर किसी भी समुदाय के बच्चे या हम घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, खेल सकते हैं, इसमें कोई रोक सकता नहीं। अब थर्ड है, नेक्स्ट, नेशनल रिसोर्सेज। दैट मीन्स राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन में हम लोग ये कह सकते हैं, इसका डिफिनेशन, कि वैसा संसाधन जिस पर राष्ट्र के यानी देश के सरकार का हक हो, अधिकार हो, उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे सड़क, खनिज आदि। नेक्स्ट, फोर्थ, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन यानी वैसा संसाधन जिसे किसी विशेष राष्ट्र पर नहीं, किसी विशेष राष्ट्र का नहीं, बल्कि पूरी विश्व के सभी राष्ट्र का अधिकार हो, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन यानी आप कह सकते हैं कि 20 मील समुद्र से यानी किसी किनारे से समुद्र में 20 मील के बाद का जो प्लेस है या उस में जो संसाधन है उस पर अंतर्राष्ट्रीय का अधिकार होता है। अब चलिए हम लोग इसको कुछ देखते हैं, इसका डिफिनेशन कैसे होता है। अब लिख कर हम बताते हैं, आप लोग इसको स्टडी करेंगे और लिख के नोट कर लेंगे और आगे देखेंगे। तो आइए देखते हैं, स्वामित्व के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। फर्स्ट, व्यक्तिगत संसाधन, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। वे संसाधन जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होता है, जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होता है, यानी किसी एक व्यक्ति के स्वामित्व में होता है या कोई एक व्यक्ति के हक में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं या व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। जैसे भूमि, कहते हैं कि उसका ज़मीन इतना है, उसका खेत इतना है, बोलते हैं ना। जिस तरह से घर, उसका घर ये है, उसका घर 2 जगह है, उसका घर इतना है। इसके अलावा है और जायदाद के मालिक, कितने सारे लोगों को कई सारे बंगला, कई सारे गाड़ियाँ और कई सारे प्रॉपर्टी होते हैं, जो कह सकते हैं कि और जायदाद के मालिक और कई जायदाद के मालिक होते हैं। ये व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। चलिए सेकेंड देखते हैं। सेकेंड, सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन यानी कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज में देखेंगे, कह रहा है वे संसाधन
जिस पर समुदाय के सभी लोगों का अधिकार होता है, सभी लोगों का हक होता है, सभी लोगों उसका उपयोग कर सकते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन कहते हैं। या वे संसाधन जिस पर समुदाय के सभी लोगों का हक हो, अधिकार होता है या हो, उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं या सामुदायिक संसाधन कहलाता है। जैसे शमशान भूमि, शमशान भूमि अगर है तो वो कोई एक ही वहाँ पे दफन कर सकता है या जला सकता है, नहीं, बल्कि वो समुदाय के कोई भी लोग वहाँ पे जा सकते हैं शमशान भूमि में। जैसे तालाब में का जल का यूज कोई भी कर सकता है, पीने के लिए, सिंचाई करने के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही करेगा। जैसे पार्क में कोई भी टहल सकता है, घूम सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही। चलिए हम लोग अब आगे थर्ड देखते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। आइए देखते हैं राष्ट्रीय संसाधन। वे संसाधन जिस पर देश के सरकार का स्वामित्व होता है। फिर से, वे संसाधन जिस पर देश के सरकार का स्वामित्व होता है, यानी उस पर किसी पब्लिक का, किसी समुदाय का, किसी निजी व्यक्ति का नहीं, बल्कि देश के सरकार का अधिकार हो, देश के सरकार का स्वामित्व हो, उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, जैसे खनिज, वन, सड़क, रेल आदि। खनिज, आप खनिज को ले लीजिए। अगर आप अपने ही खेत में, आपके खेत में लौह अयस्क पाया जा रहा है या कोयले की खान है, तो आप उस खेत के ऊपर में आप खेती कर रहे हैं, लेकिन अगर अंदर में वहाँ पे कोयला है, लोहा है, वो बॉक्साइड है, कुछ भी अगर खनिज है, तो वो आपका हक उस पर नहीं है, बल्कि वो सरकार की हक उस पर हो जाती है। जैसे आप मान लीजिए कि पानी पीने के लिए बोर धंसा रहे हैं, तो आप अगर अपनी मिट्टी से जैसे ही नीचे गए, अगर आपको पेट्रोलियम मिल जाता है, ठीक है, तो इस पेट्रोलियम पर सिर्फ और सिर्फ सरकार की हक होगी। अगर सरकार को पता चल जाए तो वो तुरंत इस क्षेत्र को जब्त कर लेगी, क्योंकि उस पर आपका हक नहीं है। जैसे खनिज। अब आ गया ये वन। कोई भी वन को आप नहीं काट सकते हैं, जो कि जंगल हो या अपना पर्सनल निजी भी वन है, अपना निजी भी पेड़ है, तो उसको नहीं काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी सरकार के ही हक में आता है। इसके अलावा अगर ये सूख जाए तो काट सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। अब सड़क पर है कि ये राष्ट्र का, यानी देश के सरकार का उस पर हक होता है। रेल आदि। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे जो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जैसे कि आप देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन यानी इंटरनेशनल रिसोर्सेज। जैसे अभी तुरंत हम बताएं कुछ देर पहले कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन हैं, तो इसमें अब देखिए जो भी 7 महाद्वीप है, और 7 महाद्वीप के अलावा कई सारे छोटे छोटे देश हैं, और उसके इर्द गिर्द सारे महाद्वीपों के, तो वो सब में सब देश के क्षेत्र जो बॉर्डर है, जो अंतिम प्लेस है, उस प्लेस के किनारे अगर बात किया जाए तो तुरंत समुद्र है। जैसे हमारे अगर भारत का बात करें तो कैसे ये एक तरफ अगर हम बात करें तो पूरब में बंगाल की खाड़ी है, नीचे अगर हम बात करें तो ये क्या बोलते हैं, हिंद महासागर है, इसके बाद इधर अगर बात करें तो ये अरब सागर है। तो इसी तरह से चारों तरफ बॉर्डर है, और बॉर्डर के किनारे समुद्र है, सागर है, महासागर है। उसी तरह से हमारे ही देश में नहीं बल्कि ऐसे कई सारे देश हैं जिसके बाद तुरंत समुद्र है, सागर है, महासागर है। तो इस महासागर के पार, इस समुद्र के पार यानी 200, देखिए कह रहा है कि 200 समुद्री मील की दूरी महासागरीय संसाधन जो भी हो उस सब पर किसका होता है? अंतर्राष्ट्रीय का हक होता है। तो चलिए देखते हैं, कहता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन यानी वैसे संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण हो। किसका नियंत्रण हो? अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण होता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। जैसे 200 समुद्री मील की दूरी महासागरीय संसाधन। अब आप कहेंगे कि सर 200 मील दूरी समुद्र में संसाधन क्या है? तो देखिए वहाँ पे कई सारे मछुआरे मछली पकड़ने जाते हैं। वहाँ पे समुद्र के अंदर जो होता है मोती,
आप सुने हैं ना, मोती पाया जाता है, मूंगा पाया जाता है, कई सारे कौड़ियाँ, ये सब आप सुने होंगे, आप दादा परदादा सबके बात करते हुए सुने होंगे। तो ये सब जो हैं वो निकाले जाते हैं समुद्र के अंदर से। तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि किनारे ही आपको मिलेगा, वो किनारे से आपको दूर ही जाना पड़ेगा। तो दूर जाना पड़ेगा तो उसके लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय सरकार से, अंतर्राष्ट्रीय संस्था से जो है उसे परमिशन लेनी पड़ती है, तभी जाकर आप वहाँ जाकर जा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं मृदा संसाधन के बारे में। तो मृदा संसाधन यानी सोइल रिसोर्सेज, जैसे कि आप जानते हैं कि ये मृदा संसाधन भी जो है वो ये कह सकते हैं कि ये भी हम बताए थे कि ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है। वो कैसे? तो ये इसमें अगर हम एक बार खेती करते हैं तो इसमें फिर से दोबारा भी किया जाता है, यानी हर एक बार हमारे आने वाले पीढ़ी और इसके बाद आने को जो पीछे पूर्वज कई वर्षों से, हज़ारों वर्षों से इस पर खेती की जा रही है, तो इसलिए इसे हम रीन्यूएबल कह सकते हैं। अब चलिए ये मिट्टी यानी मृदा, मृदा मीन्स मिट्टी यानी सॉइल। अब सॉइल के बारे में पढ़ेंगे तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल या कह सकते हैं मृदा के प्रकार, मृदा के प्रकार। तो अगर बात करें हम मृदा के प्रकार तो भारत में मुख्य रूप से मृदा जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कै प्रकार के होते हैं? पूरे 4 प्रकार का। और सबसे जो महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा विस्तृत है हमारे देश में, और वो है जलोढ़ मृदा। कौन है? जलोढ़ मृदा यानी एलुवियल सॉइल। ये एलुवियल सॉइल क्या है? तो आप एलुवियल सॉइल के बारे में डिटेल में जानें। एलुवियल सॉइल हमारे पूरे उत्तरी मैदान, भारत का उत्तरी मैदान जो है वो एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मृदा से बनी है। पूरे उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बनी है। अगर हम बात करें तो ये मृदा बनी कैसे है? तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये तीनों नदियों के अवक्षेप लाने के बाद जो अवक्षेप लाने के बाद जमा होने के बाद, ये प्रक्रिया लाखों सालों पहले का है। इस तरह से ये पानी जमा होने के बाद ये परत वाइज होते गया और इस तरह से इस मृदा का निर्माण हुआ। अगर हम उत्तरी मैदान का बात करें तो मुख्य रूप से इसमें कौन कौन राज्य आते हैं, तो आप पूरा वहाँ हरियाणा से ही शुरू करें तो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के कुछ भाग, गुजरात के कुछ भाग, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में भी आ जाता है। इसके बाद इधर बिहार से फिर होते हुए असम तक चला जाता है। और इधर में हम बात करें तो पश्चिम बंगाल, नीचे आ जाइए तो आप पश्चिम बंगाल के नीचे उड़ीसा, ये पूरे इन क्षेत्रों में, यानी कह सकते हैं कि जलोढ़ मृदा पूरे इसकी अगर दूरी हम बताएं, अगर लंबाई बताएं तो पूरे 2400 किलोमीटर तक ये फैला है। इसकी लंबाई और चौड़ाई कहीं 200 किलोमीटर, कहीं 300 किलोमीटर, कहीं 400 किलोमीटर, इस तरह से फैले हुए हैं। ठीक है, तो ये जलोढ़ मृदा, तो ये जलोढ़ मृदा का खासियत क्या है? तो जलोढ़ मृदा जो है ये, इसमें कोई भी फसल बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये मिट्टी जो है वो बहुत ही उपजाऊ होता है। ये मिट्टी उपजाऊ होता है। अगर हम बात करें जलोढ़ मृदा का तो इसमें कोई फसल, जैसे में आप बात करें तो चावल, गेहूँ, गन्ना, कई सारे फसल को आप उगा सकते हैं। और इसमें क्योंकि पोषक तत्व बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है और कोई भी फसल उगाया जा सकता है। अब इसमें जलोढ़ मृदा का अगर बात करें तो जलोढ़ मृदा पूरे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के। कौन कौन? एक को बोलेंगे खादर और दूसरे को बोलेंगे बांगड़। आपको पता होगा खादर यानी खाद युक्त, उसमें खाद है, उसमें उपज की ज़्यादा ताकत है, उर्वरक शक्ति ज़्यादा है। अगर हम बात करें बांगर, तो बांगर से ही साफ पता चलता है बांगर यानी क्या? यानी वो बांगड़ है यानी उसमें उर्वरता शक्ति उतना नहीं है जितना कि खादर में होता है। अब कह सकते हैं इसमें आपको एग्जाम में ये भी पूछेगा कि बांगर और खादर में अंतर स्पष्ट करें, तो आपको एक तरफ खादर एक तरफ बांगर दे के आपको लिखना होगा कि इसके जो कण होते हैं, खादर का जो कण होते हैं वो महीन होते हैं, बांगर का जो है वो कण मोटे होते हैं। ये ज़्यादा उपजाऊ होता है, ये कम उपजाऊ होता है। ये किसी भी फसल के लिए उपयुक्त होता है। इसमें हम किसी भी फसल को नहीं उगा सकते हैं। अगर इसमें हमें उगाना है तो इसके लिए हमें उर्वरक की आवश्यकता होती है, खाद की आवश्यकता होती है। इस तरह से इसका हम डिफिनेशन कर सकते हैं। तो ये खादर है और बांगर। तो चलिए हम लोग अब जलोढ़ मृदा का डिफिनेशन देखेंगे कि किस तरह से जलोढ़ मृदा होता है। जैसा कि हम तुरंत बताए थे जलोढ़ मृदा के बारे में कि जलोढ़ मृदा क्या है, तो अभी तुरंत डिफिनेशन इसका दिए थे कि भारत के
पूरी उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बनी है। भारत की उत्तरी मैदान किससे बनी है? तो जलोढ़ मृदा से, यानी भारत के पूरी उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बनी है। यह बहुत ही उपजाऊ होती है। क्या होती है? उपजाऊ होती है। और अभी बताएं कि जलोढ़ मृदा दो प्रकार के होते हैं, खादर और बांगर। तो देखिए इसको हम ये ऐसे कह सकते हैं कि आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन? तो देखिए खादर और बांगर। तो अब कोई पूछेगा कि खादर किसे कहते हैं, तो कैसे बोलेंगे? देखिए बस एकदम आसान डिफिनेशन में, खादर यानी नया जलोढ़ को खादर कहा जाता है। नया जलोढ़ को खादर कहा जाता है, सिंपल। और बांगर, तो बांगर कोई पूछे कि बांगर मृदा क्या है, बांगर जलोढ़ मृदा क्या है, तो क्या बोलेंगे कि पुराना जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। तो सर ये पुराना और नया कैसे हो जाता है? तो देखिए जिन क्षेत्रों में पानी जो बाढ़ आई, तो जिन क्षेत्रों में पानी चढ़ा और वहाँ पे मिट्टी का कोई परत बैठ गया, जो मिट्टी आए नदी में बहकर, पानी में बहकर, और वो कुछ दिन के बाद वो बैठ जाते हैं, कुछ घंटों के बाद, कुछ दिनों के बाद, और वो बैठ गए तो वो न्यू खादर हुआ। पर वैसे बैठते बैठते कुछ प्लेस ऐसे भी होते हैं जो ऊंचा हो जाते हैं, और वो ऊंचा जब हो जाते हैं तो वहाँ पे पानी, वहाँ तक पानी पहुँच नहीं पाती है। जो वहाँ तक पानी जब नहीं पहुँच पाती है तो वो इसी तरह से कई साल होते हैं, और कई साल होते होते ये जो मिट्टी पुराना हो जाता है, तो ये पुराना को ही हम बांगर कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं काली मृदा क्या है। तो काली मृदा यानी ब्लैक सॉइल, वैसी मृदा जिसका रंग काला होता है, वैसी मृदा जिसका रंग काला होता है, इसे रेगर या कपास की मृदा भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से दक्कन क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए इसके बारे में बढ़िया से बताते हैं। आप जानते हैं जैसे काली मृदा यानी ब्लैक सॉइल, दक्कन के पठारी क्षेत्र में ये जो है वो रवेदार लावा से मिल जो था उस मतलब ये काली मृदा का जो निर्माण हुआ है वो रवेदार लावा निकला और कुछ दिन पहले, और फिर इस काली मृदा का निर्माण हुआ। इस मृदा को आपको बताए थे क्लास में, या आप जान रहे होंगे कि ये मृदा मुख्य रूप से महाराष्ट्र, दक्कन क्षेत्र यानी क्या, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र मीन्स गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यानी इन राज्यों में मुख्य रूप से पाई जाती है। ये काली मृदा कपास के लिए बहुत ही प्रसिद्ध होती है। आप कपास क्या है, तो कपास आप जान रहे हैं कि जो भी हमारे कॉटन का जो कपड़े होते हैं, कॉटन यानी कॉटन मीन्स कपास होती है, तो ये जो कपड़े होते हैं पूरे विश्व में इस तरह के कपास, यानी हमारे यहाँ के जो कपास होते हैं वो पूरे विश्व में कहीं भी ऐसे कपास नहीं उगते हैं। और ये कपास उगाने के लिए काली मृदा ही आवश्यक है। और ये काली मृदा सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में इन्हीं राज्यों में फेमस है, क्योंकि एक महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ भाग और जहाँ पे ये उगाए जाते हैं। और आप सुने होंगे कि इन्हीं जगहों पर अंग्रेज़ जब आए थे तो इन्हीं राज्यों में कि आप सुने होंगे मुंबई में, गुजरात के अहमदाबाद में और ये मध्य प्रदेश में, इन्हीं क्षेत्रों में अधिकतर करके जो कपड़े मिल जो बैठाए गए हैं इन्हीं राज्यों में बैठाए गए। क्यों? क्योंकि यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध है। तो काली मृदा यानी इसे हम कह सकते हैं कि ये वैसे मृदा जिसका रंग काला होता है, यानी काली मृदा नाम ही है, काला मृदा मतलब काली रंग है, इसलिए इसको काला मृदा कहा जाता है। इसे रेगर भी कहा जाता है, रेगर, या इसे हम कह सकते हैं कि ये काली कपास की मृदा भी है, यानी ये कपास के लिए ही बहुत ही प्रसिद्ध मृदा है। और यह मुख्य रूप से दक्कन क्षेत्र में पाई जाती है। फिर से दक्कन क्षेत्र का मतलब क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ भाग, इन्हीं राज्यों में मुख्य रूप से ये काली मृदा पाई जाती है, जो कि बहुत ही कपास के लिए उपयोगी है। और चलिए अब मृदा में हम लोग थर्ड जो मृदा पढ़ेंगे, काली, लाल और पीली, और फोर्थ में पढ़ेंगे हम लोग क्या बोलते हैं, ये मरुस्थलीय मृदा जो एकदम शुष्क होता है, वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो हम लोग अगले क्लास में अब मिलेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद मृदा संरक्षण कैसे किया जा सकता है, मृदा अपर्दन क्या होता है, ये सारी बात को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद अब हाँ, एक आवश्यक सूचना आप लोगों को बता दें कि अगले क्लास में हम लोग
आप तो जान रहे हैं कि रंजीत सर आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ाते हैं और हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, तो हम अगले दिन आपको लेसन फर्स्ट हिस्ट्री में कंप्लीट करा दिए थे। तो लेसन सेकंड जो न्यू सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस के अनुसार आपको हम हिस्ट्री में फर्स्ट लेसन कंप्लीट करा चुके थे। तो चैप्टर सेकेंड यानी हम कह सकते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म इन इंडिया को हम शुरू करेंगे अगले वीडियो में, जो कि आपके बीच लाएंगे। ठीक है, दैट्स ऑल।